आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन धर्म की परंपरा और रीति रिवाजों को अंधविश्वास क्यों बताया जाता है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश की एक रैली में कहा कि बीजेपी के नेताओं में गंगा में स्नान करने की होड़ लगी हुई है, लेकिन क्या गंगा नदी में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो सकती है? क्या इससे देश में युवाओं को रोजगार मिल सकता है? आज ये बात उन्होंने कही है। पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। आज बड़ा सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात गंगा में स्नान को लेकर कही, क्या ऐसी बात वो हज की यात्रा पर जाने वाले लोगों से भी कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि हज की यात्रा से क्या होगा? हज यात्रा से गरीबी दूर नहीं होगी? और क्या हज जाने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या वो ये सवाल पूछ सकते हैं? क्या कांग्रेस इस बात को नहीं जानती कि महाकुंभ का आयोजन बीजेपी ने नहीं किया है और ये बीजेपी का आयोजन नहीं है, और वहां जाने वाले लोग जरूरी नहीं कि बीजेपी के समर्थक हों और बीजेपी के वोटर हों। महाकुंभ का असल में राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भारत में हजारों वर्षों से महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और इस दौरान लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ की त्रिवेणी में पवित्र स्नान करते हैं और कर चुके हैं। और खुद कांग्रेस के भी कई बड़े बड़े नेताओं ने कुंभ में जाकर स्नान किया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी सुपुत्री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कुंभ के दौरान संगम में पवित्र स्नान किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर भी आप तस्वीरों को देख सकते हैं, जरा देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कुंभ में स्नान करते हुए और इंदिरा गांधी भी आपको कुंभ में स्नान करते हुए यहां पर दिखाई दे रही है। जब वो कुंभ गई थी, ये उस समय की तस्वीर है, 1977 की। और वर्ष 2001 में सोनिया गांधी भी प्रयागराज के पूर्ण कुंभ आई थी और उन्होंने भी प्रयागराज की त्रिवेणी को प्रणाम किया था। लेकिन आज इसी कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि क्या गंगा नदी में स्नान करने से गरीबी दूर हो सकती है? क्या गंगा में स्नान करने से रोजगार मिल सकता है? एक और सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस को इतने बड़े महाकुंभ में सिर्फ बीजेपी के नेता ही क्यों नजर आए? आज शाम 5 बजे तक महाकुंभ की त्रिवेणी में भारत के 14 करोड़ से ज्यादा लोग ये पवित्र स्नान कर चुके हैं। क्या कांग्रेस इन 14 करोड़ लोगों को बीजेपी का समर्थक और कार्यकर्ता मानती है? क्या इनसे भी यही कहा जाएगा कि गंगा में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होगी? कड़वा सच यह है कि हमारे देश में हर बार हर मौके पर इसी तरह से हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। आपको याद होगा, पिछले साल जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब कांग्रेस के एक नेता सैम पित्रोदा ने कहा था कि देश के लिए राम मंदिर जरूरी है या बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जरूरी है? राम मंदिर बनाने से क्या होगा? ऐसे सवाल बहुत सारे हमारे विपक्ष के नेता कह चुके हैं, पूछ चुके हैं।
वो पूछते हैं कि इतना पैसा अगर आपके पास है तो मंदिर बनाने के बजाय अस्पताल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए। और आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग यही बात कह रहे हैं। आज आप खुद सोचिए कि जिस तरह हमारे देश के नेता दूसरे धर्मों की मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह से वो सनातन धर्म की मान्यताओं का सम्मान क्यों नहीं कर सकते। हमारे देश में फिल्मों से लेकर राजनीति तक हर जगह सनातन धर्म की आलोचना और अपमान किया जाता है। और आज भी एक वर्ग ऐसा है जो सनातन धर्म की परंपराओं को अंधविश्वास मानता है, कहता है कि यह सब करने से क्या हो जाएगा। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ऐसी फिल्में हमारे देश में बनाई जाती हैं जिनका नाम होता है राम तेरी गंगा मैली। और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। तो आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे ही देश के यहां रहने वाले, यहां पैदा हुए लोग, सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग, हिंदू धर्म में ही पैदा हुए लोग आज सनातन धर्म की इन परंपराओं को अंधविश्वास कह देते हैं और कहते हैं कि यह सब करने से क्या होगा। और जब दूसरे धर्मों की बात आती है तब वो ये सवाल नहीं पूछते। आज आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जो महाकुंभ से आई हैं। ये तस्वीरें ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन की हैं, जो आज ही महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये क्रिस मार्टिन है। अब क्रिस मार्टिन पहुंचे हैं महाकुंभ, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब क्या कांग्रेस और विपक्ष के नेता उनके लिए भी यही कहेंगे कि बीजेपी उन्हें यहां महाकुंभ में लेकर आ गई? क्या ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं? क्रिस मार्टिन से पहले एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने भी महाकुंभ की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया था। उनकी तस्वीरें आप पहले भी देख चुके हैं। और अब तक दुनिया के 62 देशों के 2 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब पूरी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति का यह वैभव देख रही है, तब हमारे ही देश के विपक्ष के नेता महाकुंभ की मान्यताओं पर, यहां के रीति रिवाजों पर, सनातन धर्म की परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से क्या हो जाएगा। आज आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जो महाकुंभ से आई हैं। ये तस्वीरें ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन की हैं, जो आज ही महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये क्रिस मार्टिन है। अब क्रिस मार्टिन पहुंचे हैं महाकुंभ, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब क्या कांग्रेस और विपक्ष के नेता उनके लिए भी यही कहेंगे कि बीजेपी उन्हें यहां महाकुंभ में लेकर आ गई? क्या ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं? क्रिस मार्टिन से पहले एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने भी महाकुंभ की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया था। उनकी तस्वीरें आप पहले भी देख चुके हैं। और अब तक दुनिया के 62 देशों के 2 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब पूरी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति का यह वैभव देख रही है, तब हमारे ही देश के विपक्ष के नेता महाकुंभ की मान्यताओं पर, यहां के रीति रिवाजों पर, सनातन धर्म की परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से क्या हो जाएगा। इस समय भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में
इंटरनेट पर महाकुंभ को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है और आज शाम 5 बजे तक महाकुंभ में पिछले 15 दिनों में 14 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 14 करोड़ लोग, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और हर रोज जब भी मैं आपको यह बात बताता हूं तब तक भारत के लोग एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके होते हैं। और आज का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यह है कि 15 दिन में 14 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। भारत के हर राज्य के लोग प्रयागराज के संगम में ये स्नान करने के लिए आ रहे हैं, इस पवित्र स्नान को कर रहे हैं। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं और बताया है कि अंतरिक्ष से महाकुंभ का दिव्य और भव्य रूप कैसा दिखता है। और ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमारे देश के नेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर सनातन धर्म पर गर्व करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा ना करके सनातन धर्म के रीति रिवाजों पर, परंपराओं पर सवाल उठा रहे हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए और क्या हो सकता है। अब जरा कोल्ड प्ले का जब आप कॉन्सर्ट देखेंगे, कोल्ड प्ले जो मशहूर रॉक बैंड है वो आजकल भारत आया हुआ है। जरा कोल्ड प्ले की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन की, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। ये उन्हीं का परफॉर्मेंस चल रहा है और अहमदाबाद में परफॉर्मेंस देने के बाद क्रिस मार्टिन महाकुंभ में आज आए हैं। एक नई परंपरा शुरू हो गई है, खासतौर पर राजनीति में, कि जब भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई आयोजन होगा तो विपक्ष के नेता अचानक से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उस पर सवाल खड़े करने लगते हैं। आपको याद होगा इसी तरह की राजनीति अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी हुई थी। जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद सीट हार गई थी, तब विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि अयोध्या का राम मंदिर तो खाली पड़ा है और लोगों ने बीजेपी के कारण इस मंदिर से दूरी बना ली है, लोग तो राम मंदिर में जाना ही नहीं चाहते। लेकिन सच यह है कि पिछले 30 घंटों में 25 लाख लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए हैं। और जिस तरह की भीड़ महाकुंभ में दिख रही है, अब उसी तरह की भीड़ इस समय अयोध्या के राम मंदिर में भी है। ये भीड़ आप जरा देख लीजिए, इसको भी मैं आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये महाकुंभ की भीड़ नहीं है, ये अयोध्या में राम मंदिर के बाहर ये भीड़ है। भारत के लोगों में सनातन धर्म को लेकर एक ऐसी जागृति आई है कि गोवा में 3 महीने में 25 लाख लोग घूमने के लिए जाते हैं, जबकि राम मंदिर में पिछले 30 घंटे में ही 25 लाख लोग दर्शन के लिए आ चुके हैं। एक तुलना देख लीजिए, भारत के लोग आजकल कहां जा रहे हैं? गोवा जा रहे हैं या प्रयागराज जा रहे हैं या अयोध्या जा रहे हैं? 3 महीने में 25 लाख लोग गोवा गए हैं और 30 घंटे में 25 लाख लोग राम मंदिर जा चुके हैं। जो लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए आजकल आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अब ये पवित्र स्नान करने के बाद अयोध्या के राम मंदिर भी जा रहे हैं और इसीलिए राम मंदिर में अचानक से इतनी भीड़ आजकल बढ़ गई है। भीड़ का निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और अभी भी सभी जगह सुव्यवस्थित है। अलबत्ता भीड़ है तो भीड़ होने के नाते कुछ रेगुलेशंस स्टैब्लिश किए गए, सभी जगह सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। अनुमानित भीड़ कितनी हो सकती है? लाखों की संख्या में भीड़ है, जिसका अनुमान हम लोग लगा करके अलग से बताएंगे।
ज्यादा भीड़ थी। हाँ, ज्यादा भीड़। कितने घंटे में आपको दर्शन हुए? हमको 2 घंटे लग गए। हमको 2 से 2.5 घंटे दर्शन क्या आप लोग प्रयागराज भी गए थे? हाँ गए थे, हम प्रयागराज भी गए थे। तो प्रयागराज से डायरेक्ट यहाँ पे आए? नहीं, काशी गए थे, काशी से यहाँ पर। तो आपने ये बात महसूस की होगी कि हाल के वर्षों में सनातन धर्म को लेकर हमारे देश में एक नई जागृति आई है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ अयोध्या में, उसमें भी नए नए रिकॉर्ड बने और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। और इस बार महाकुंभ में भी नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड हर दिन कायम हो रहे हैं। और ये बात आपको क्या बताती है? ये तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि भारत में अब सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में एक नए प्रकार की जागृति पैदा हो चुकी है। और अब पूरे देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ में इस पवित्र स्नान को लेकर आ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हमारे देश में हिंदू धर्म को लेकर और सनातन धर्म को लेकर लोगों में एक हिचकिचाहट थी, एक संकोच हुआ करता था, लेकिन वो संकोच अब समाप्त हो रहा है। अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि क्या प्रयागराज पहुंचने के बाद महाकुंभ में जाने के लिए आपको 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर व्यक्ति पूछ रहा है और मुझसे खुद से मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, जब वो मुझसे मिलते हैं तो ये सवाल पूछते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें मेल्स लिखे हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं और पूछते हैं कि अगर हम महाकुंभ में जाएंगे तो क्या हमारी गाड़ी मेला क्षेत्र तक जा सकती है? क्या हम टैक्सी लेकर, ऑटो रिक्शा लेकर मेला क्षेत्र तक जा सकते हैं, या फिर हमें 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना होगा? और बहुत सारे लोग शायद इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में यह डर है कि अगर वो वहां गए तो उन्हें बहुत लंबा रास्ता पैदल ही चलना पड़ेगा। तो इस दावे की सच्चाई क्या है? तो आज सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो अभी तक महाकुंभ नहीं गए हैं और इस डर से नहीं जा रहे हैं कि आपको बहुत देर तक दूर तक पैदल चलना पड़ेगा और आप वहां परेशान हो जाएंगे, तो हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। 29 जनवरी और 3 फरवरी के अमृत स्नान को छोड़कर बाकी सभी दिन महाकुंभ के मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए लोगों को सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलना होता है, सिर्फ 2 किलोमीटर। जो लोग ट्रेन से प्रयागराज आ रहे हैं वो ई रिक्शा लेकर और बसों से मेला क्षेत्र के बहुत करीब तक पहुंच सकते हैं। और जो लोग बसों या अपनी गाड़ियों से महाकुंभ आ रहे हैं उन्हें भी मेला क्षेत्र से पहले एक निर्धारित स्थान पर पहुंचने का विकल्प दिया गया है। मेला क्षेत्र के पास एक पार्किंग एरिया बनाया गया है, बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है, जहां आप सब अपनी गाड़ी खड़ी करके, पार्क करके पैदल संगम में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग मेला क्षेत्र में नहीं जाना चाहते उनके लिए भी सीधे घाट पहुंचने के लिए कई रास्ते बनाए गए हैं। तो आपको पहले यह तय करना है कि आप मेला क्षेत्र में जाना चाहते हैं या घाट में सीधे जाकर स्नान करना चाहते हैं। ऐसे लोग बिना पैदल चले बोट की मदद से महाकुंभ की त्रिवेणी में सीधे जाकर पवित्र स्नान कर सकते हैं और वापस उसी बोट से शहर में वापस आ सकते हैं। हमने आपके डर को दूर करने के लिए महाकुंभ के मेला क्षेत्र से आज एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको बताएगी कि प्रयागराज शहर से संगम तक पहुंचने के लिए आपको 10 से 15 किलोमीटर नहीं बल्कि सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। जो लोग मेला क्षेत्र में नहीं जाना चाहते वो बिना पैदल चले ही सीधे बोट से संगम में पवित्र स्नान करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं या आप बस से आ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या विकल्प हैं स्नान करने के लिए और मेला क्षेत्र में जाने के लिए, अब आप इस रिपोर्ट में ध्यान से देखिए।
तो आप अगर संगम नगरी प्रयागराज में आने की सोच रहे हैं और महाकुंभ में आना चाहते हैं तो जरूर ही या तो आप बस से आएंगे या ट्रेन से आएंगे या फ्लाइट से आएंगे। क्या आपका रास्ता सुगम होने वाला है या थोड़ा कठिन, इसकी पड़ताल कर रहे हैं। हम इस वक्त आए हैं प्रयागराज के बस स्टैंड पर। सबसे पहले जब आप बस से महाकुंभ के लिए उतरते हैं प्रयागराज में तो आपको तमाम ई रिक्शे यहाँ पर खड़े नजर आते हैं। केवल ई रिक्शे नहीं, सामने आपको मैं सिटी बस भी दिखाऊंगा। ये बताइए, आप सिटी बस जो है महाकुंभ क्षेत्र तक जाएगी? अंदर चुंगी से बंद किया है रास्ता। कहाँ तक श्रद्धालु जाएंगे अगर आपकी बस में बैठेंगे? चुंगी तक अवेलेबल है। हाँ, वहाँ से कितना किलोमीटर है स्टार्टिंग का मेला क्षेत्र? मेला क्षेत्र 1.5 से 2 किलोमीटर। बताइए, आप जब स्टेशन से यहाँ आए, ट्रेन रुकी, फिर आप महाकुंभ कैसे गए? महाकुंभ में स्टेशन से यहाँ पर हम लोग स्टेशन में रुक कर और वहाँ से टेम्पो करके और कहाँ का मिला? आए कहाँ तक गया? वहाँ क्या जगह का नाम था? संगम से मतलब 2 किलोमीटर पहले छोड़ा था। कितना रुपया लिया उसने? फिर हम लोग कितना रुपया लिया? पैदल चले। हम लोग एक पूरा ग्रुप ने 30 पर पर्सन कितना बताया उसने? 30 रुपए। संगम तक कितना पैदल गया आप लोग? सब पैदल। कितना किलोमीटर चले? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो आपकी ट्रेन अब आ चुकी है प्रयागराज जंक्शन और अब आपको जाना है सीधे महाकुंभ। तो एक श्रद्धालु जो यहाँ से निकल रहे हैं वो क्या करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो अब हम ई रिक्शे पर हो गए हैं सवार और जा रहे हैं महाकुंभ। यहाँ से ई रिक्शा हमसे 30-40 रुपए लेकर ले जाएगा नया पुल और नया पुल से हमारी शुरू होगी पैदल यात्रा। हम बताएंगे आपको कि पैदल हमको कितना चलना पड़ेगा। तो ई रिक्शे के माध्यम से हम पहुंच गए हैं अब नया पुल, जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, यानी कि जो ई रिक्शे होंगे टेम्पो होंगे उनको अब यहाँ लेफ्ट जो है इस रोड पर मूव किया जाएगा, जबकि संगम का जो रास्ता है वो है ठीक सामने। अगर यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाने दिया जाए तो शायद जाम की स्थिति बद से बदतर हो सकती है। महाकुंभ अब यहाँ सीधे नहीं ई रिक्शे जाएंगे, उधर की तरफ यहाँ श्रद्धालु यहाँ से पैदल जाएंगे। यहाँ से कितना पैदल चलना होता है? यहाँ से पैदल 2 किलोमीटर। फिलहाल मोटे तौर पर यहाँ से आपकी शुरू होती है नया पुल से पैदल यात्रा। महाकुंभ मेला क्षेत्र यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है और हम भी यहाँ से पैदल चलेंगे और देखेंगे कि आखिर कितना पैदल हमको यहाँ पर चलना पड़ रहा है महाकुंभ मेला क्षेत्र तक पहुँचने के लिए। तो चलिए हमारे साथ। तो हम भी निकल चुके हैं आम श्रद्धालुओं के साथ पग यात्रा पर। नया पुल पर हमें हमारे टैक्सी ई रिक्शा ने छोड़ा है, अब यहाँ से पैदल जाना है क्योंकि आगे लगा है जाम। तो देखते हैं एक बार लोकेशन पर कि यहाँ से गूगल मैप पर संगम जाने में हमें कितना समय लगेगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने गूगल मैप खोला है, संगम घाट प्रयागराज लिखा है और ये पैदल वाला सेक्शन लगाकर ये यहाँ पर 3.3 किलोमीटर दिखा रहा है। मोस्टली फ्लैट रोड है। तो हम लगभग 2.5 किलोमीटर चलकर अब आप पहुंचे हैं यहाँ, यानी कि मेला क्षेत्र की शुरुआत में। सेक्टर 1 के अराउंड हम हैं और तमाम श्रद्धालु मेरे अगल बगल से आपको निकलते दिख रहे हैं जो पैदल आए हैं। नए पुल से ही रिक्शा रुका तो आपको 2.5 किलोमीटर चलना पड़ा। झूसी से अगर आप रुक कर आते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ सकता है। ऐसे में श्रद्धालु सब आपको देखिए यहाँ कि पूरा मूवमेंट रुका हुआ है। हम फिलहाल कितना चले आपको मैंने बताया 2.5 किलोमीटर, अभी 2 किलोमीटर और संगम है, तो मोटा मोटा आपको 5-6 किलोमीटर चलना पड़ सकता है। मेरे फोन में एक ऐप है जिसमें जितना मैं चला हूं उतना किलोमीटर्स दिखाता है। ये देखिए आप यहाँ पर अगर इस ऐप में आप देखेंगे तो 3.2 किलोमीटर्स मैं इस वक्त चल चुका हूँ। ये पूरा इसका एरिया है, इतना मैंने एरिया कवर किया है और मूव मिनट्स भी लगभग इसमें दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कितना मुझे चलना पड़ा, इतना किलोमीटर, यानी कि 3.2 किलोमीटर्स में चल रहा हूँ। इस वक्त मेला क्षेत्र के बीच में हूँ, यानी कि एंट्रेंस से थोड़ा और आगे आ चुका हूँ। अभी लगभग 2 किलोमीटर आगे संगम है, वहां की भी तस्वीरें दिखाएंगे। तो तमाम यहाँ के आने के रास्तों को आपको दिखाने के बाद लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम अब आप पहुंचे हैं संगम किनारे। यहाँ पर अगर कैमरा जाएगा, कैमरा संदीप दिखाएंगे, तो आपको तमाम जो लड़के हैं वो स्नान करते हुए नजर आएंगे। तमाम परिवार भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं।
ये इकलौता चंक नहीं है जहां पर ये स्नान कर रहे हैं। प्लान अगर कर रहे हैं महाकुंभ आने के लिए तो मंडे से थर्सडे के दिन को चुने। आपको उसमें फायदा ये होगा कि भीड़ कम होगी, आपकी गाड़ी कुछ हद तक अंदर भी आ सकती है। बाकी ई रिक्शे, बस और ट्रेन जो भी माध्यम थे वो सभी हमने आपको इस रूट पर दिखाए हैं, जिससे आप सुविधाजनक तरीके से आए और इस 144 साल बाद आए सनातन के महापर्व महाकुंभ में शामिल हो सके। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। आपने प्रयागराज से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी, जिससे आपके मन में बहुत सारी जो शंकाएं हैं वो दूर हुई होंगी और आपको वहां की जो असली स्थिति है ग्राउंड पर, जमीन पर, वो आपको पता चली होगी। अब आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि लोगों को स्नान के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार अगर ये दावा करती है कि 144 साल बाद सबसे व्यवस्थित महाकुंभ करने जा रहे हैं तो गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गरीब की आस्था, आम लोगों की आस्था, उसका ध्यान रखते हुए सरकार को पूरी सुविधाओं का इंतजाम करना चाहिए। 10-10 किलोमीटर न चलें, कम से कम किलोमीटर चल करके उनको संगम में स्नान करने का मौका मिल जाए। लोगों के मन में ये डर तो है ही कि अगर वो जाएंगे वहां तो उन्हें बहुत लंबा रास्ता पैदल चलना पड़ेगा। एक और समस्या है और वो ये है कि हमारे देश की बड़ी बड़ी एयरलाइंस कैसे मुनाफे की नदी में डुबकियां लगा रही हैं। चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, पटना, मुंबई और पुणे जैसे शहरों से प्रयागराज जाने का हवाई किराया इस समय 30 से 50 हजार रुपए के बीच चल रहा है। 12 फरवरी को जब मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट का एक टिकट 27 हजार रुपए का है, पेरिस जाने का टिकट 20 हजार रुपए का है और दुबई की फ्लाइट का टिकट 12,500 रुपए का है, तब इसी दिन मुंबई से प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट का एक टिकट 34,000 रुपए का है। दिल्ली से अगर आप जा रहे हैं, फ्लाइट का एक टिकट 32,000 रुपए का है, बेंगलुरु से 39,000, पटना से 33,000, भुवनेश्वर से 35,000 और चेन्नई से 27,000 रुपए का एक टिकट है। एयरलाइंस महाकुंभ में जाने वाले लोगों से कितना बड़ा मुनाफा कमा रही हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सामान्य दिनों में दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट का जो टिकट 5,000 रुपए के आसपास का होता था, वो इस समय 30,000 रुपए का हो चुका है। इस मुद्दे पर एयरलाइंस को रेगुलेट करने वाली संस्था डीजीसीए ने भी चिंता जताई है। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों से कहा है कि उन्हें प्रयागराज के हवाई किराए को तर्क संगत बनाना चाहिए और इसमें इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं करनी चाहिए। हालांकि डीजीसीए के इस निर्देश के 24 घंटे के बाद भी अलग अलग शहरों से प्रयागराज का हवाई किराया कम नहीं हुआ है और अब भी 29 जनवरी को दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट का एक टिकट 26,500 रुपए का है, मुंबई से 30,000 रुपए का है, बेंगलुरु से 36,500, पटना से 39,000 और भुवनेश्वर से प्रयागराज का एक टिकट 38,000 रुपए का है। आज हम ये नहीं कह रहे कि इन एयरलाइंस को मुनाफा नहीं कमाना चाहिए, ये भी एक बिजनेस है और अगर वो ये बिजनेस खोलकर बैठे हैं तो मुनाफे के लिए ही बैठे हैं, लेकिन मुनाफे की भी एक लिमिट होनी चाहिए, मुनाफे की भी एक सीमा होनी चाहिए। और आज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र सरकार को इन एयरलाइन कंपनियों से बात करनी चाहिए थी पहले ही और इन्हें अपने साथ, इनके साथ मिलकर यह पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी और पहले से यह तय करना चाहिए था कि इनके टिकट के ऊपर एक सीमा रहे, एक लिमिट रहे कि इससे ऊपर की टिकट ना जाए ताकि दाम जो हैं वो कंट्रोल में रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने इनसे पहले बात नहीं की थी और अब हर एयरलाइंस बड़ा और मोटा मुनाफा कमाना चाहती है और इसीलिए आज कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सड़क के रास्ते प्रयागराज पहुंच सकते हैं, ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली से भी आप जा सकते हैं और थोड़े आसपास के राज्यों से भी आप बस से जा सकते हैं या फिर अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग तो हैं, करोड़ों में, जो बहुत दूर रहते हैं। कोई पटना में रहता है, कोई बेंगलुरु में रहता है, कोई चेन्नई में रहता है, वो जाना चाहते हैं लेकिन आज आप जा नहीं सकते क्योंकि फ्लाइट की एक टिकट कितने की आप सोचिए और अगर पूरा परिवार जाना चाहे तो कितना पैसा लगेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये हवाई किराए बड़ी संख्या में लोगों को रोक रहे हैं
कि वो प्रयागराज ना जा पाएं, जबकि वो दिल से वहां पर जाना चाहते हैं। इसलिए सरकार को तुरंत हस्तक्षेप इसमें करना चाहिए और इन सारी एयरलाइन कंपनियों से बात करनी चाहिए। सरकार को चाहिए था कि वो इनसे पहले बात करके प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाते, स्पेशल फ्लाइट्स चलवाते और उसमें जो टिकट का जो किराया है उसे भी अपने नियंत्रण में रखते। हालांकि आज बात सिर्फ फ्लाइट्स के मनमाने किराए की नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि फ्लाइट्स में ना जाके ट्रेन से चले जाएंगे तो अब यह भी देख लीजिए, आज अगर आप ट्रेन से प्रयागराज जाना चाहें तो आपको एक टिकट भी नहीं मिलेगी। प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेन में रिजर्व्ड क्लास के 100% टिकट बुक हो चुके हैं, बिक चुके हैं और 3200 स्पेशल ट्रेन इस समय महाकुंभ के लिए चल रही हैं। 3200 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं और इनमें पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों के लिए प्रयागराज पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो गया है और किसी में भी प्रयागराज के रूट पर जो 3 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं, उन वंदे भारत ट्रेन में भी सारी सीटें 26 फरवरी तक बिक चुकी हैं। यहां सरकार की तरफ से यह कमी रह गई कि वो लोगों को प्रयागराज पहुंचने के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं दे पाई। डीजीसीए भी एयरलाइंस को के मुनाफे पर अंकुश नहीं लगा पाई और जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाई जाएं। अब ट्रेन की संख्या और बढ़ा देनी चाहिए और एयरलाइन से भी बात करके फ्लाइट्स की संख्या बढ़ानी चाहिए और दूसरा, टिकटों का जो दाम है उसे नीचे लाना चाहिए। और आज महाकुंभ में थोड़ी राजनीति भी देखने को मिली और जो लोग ये कहते हैं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अक्सर बड़े मतभेद रहते हैं, उनके संबंध ठीक नहीं है, तो आज ये तस्वीर उन्हें देखनी चाहिए जिनमें साधु संतों ने गृह मंत्री अमित शाह को वैदिक विधि से आज महाकुंभ में स्नान कराया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन पर संगम का पवित्र जल का छिड़काव किया। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की इन तस्वीरों को आज आप जरा बड़ी स्क्रीन पर देखिए। अब आज की एक और खबर है जो आप सबको जाननी चाहिए और वो ये है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने से उत्तराखंड में अब 5 बड़े बदलाव आएंगे। इससे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म की तरह इस्लाम में भी लड़कियों के निकाह की न्यूनतम उम्र अब 18 वर्ष हो जाएगी और पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो गई है। तलाक के मामलों में भी पुरुषों और महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलेंगे और बाकी धर्मों की तरह इस्लाम में भी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या उसे तलाक दिए बिना अब मुस्लिम पुरुषों के लिए एक से ज्यादा शादी करना अपराध माना जाएगा। सभी धर्मों में बेटे और बेटी दोनों की संपत्ति में दोनों को समान अधिकार मिलेगा। अगर किसी महिला या पुरुष की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसकी संपत्ति को उसके जीवन साथी या बच्चों में समान रूप से बांटने का अधिकार देगा। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, जबकि पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। मुस्लिम महिलाएं भी पुरुषों के समान अधिकारों और कारणों का हवाला देकर तलाक ले सकेंगी और इसके साथ ही हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर अब उत्तराखंड में रोक लग गई है। इस नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कई प्रावधान हैं जिन पर अब पूरे देश में बहस चल रही है। इनके तहत उत्तराखंड में जो भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है उसे पहले प्रशासन के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यह अनिवार्य है। जो कपल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और अधिकतम 6 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। इस रजिस्ट्रेशन को इस कानून में सेल्फ डिक्लेरेशन के रूप में परिभाषित किया गया है
और कहा गया है कि यह प्रावधान लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले उन लोगों पर लागू होंगे जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आकर रह रहे हैं, उन पर भी यह लागू होगा। अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए ब्रेकअप करता है यानी अलग हो जाता है तो उसे इस ब्रेकअप की जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी और ऐसी स्थिति में उस कपल को रजिस्ट्रार के सामने जाकर बताना होगा कि वो अपने इस लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट करना चाहते हैं और इस फैसले में पुरुष और महिला दोनों की सहमति है। अगर रजिस्ट्रार इस अपील से संतुष्ट होता है तो वो उस कपल के लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देगा और इसका भी अलग से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, यानी ये भी एक तरीके से मिनी तलाक जैसा होगा। यानी रजिस्ट्रार के पास ये पूरी जानकारी होगी कि उत्तराखंड में कितने लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनमें से कितने लोगों ने अपने लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दिया है। जिन युवाओं की उम्र 21 वर्ष से कम होगी उन्हें लिव इन में रहने के लिए अपने माता पिता से लिखित सहमति लेनी होगी और अगर माता पिता ने सहमति नहीं दी तो वो कपल फिर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराने पर जो स्लिप मिलेगी उसे दिखाने पर ही किसी कपल को किराए पर मकान मिलेगा। इस कानून में सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को उस कपल की वैध यानी लीगल संतान माना जाएगा। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है। अब इसमें मुस्लिम पक्ष का रिएक्शन देखिए। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस कानून को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है और कहा है कि वो इसे अदालत में चुनौती देंगे और इसे भारत के संविधान के खिलाफ उन्होंने बताया है। सच ये है कि भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह साफ लिखा है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सरकार कोशिश कर सकती है और उसे इस पर कानून बनाने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए और इस हिसाब से उत्तराखंड में जो कानून लागू हुआ है वो संविधान के तहत ही है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इस पर राजनीति हो रही है और मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है और बहुत सारे विपक्ष के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे तो अल्पसंख्यक वोट जो हैं और जो देश के अल्पसंख्यक हैं वो शायद उनसे खुश हो जाएंगे। अब आपको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ऐतिहासिक माफी दिखाते हैं। वर्ष 2013 में जब केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने वादा किया था कि वो यमुना नदी को 5 साल में साफ कर देंगे। वो नहीं कर पाए। फिर 2020 में उन्होंने फिर से वादा किया कि मुझे 5 साल और दे दो और अब वर्ष 2025 में आखिर उन्होंने माफी मांग ली है कि वो 12 साल में भी यमुना नदी को साफ नहीं कर पाए। ये उनकी ऐतिहासिक माफी है। जरा इस माफी को देखिए। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला,
उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल 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 का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतेंद्र जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। हमारे देश की राजनीति में नेताओं से माफी मंगवाना असल में असंभव सा काम है। आपने किसी नेता को माफी मांगते हुए देखा नहीं होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार कुछ नया करते हैं और आज उन्होंने दिल्ली की जनता से माफी मांगी है, वो भी चुनावों से सिर्फ कुछ दिन पहले। क्या कह रहे हैं? यमुना नदी को साफ नहीं कर पाया, इसके लिए माफी मांगता हूं। दिल्ली में सड़कें ठीक नहीं कर पाया, इसके लिए माफी मांगता हूं। साफ पानी नहीं दे पाया, इसके लिए भी आपसे मैं माफी मांगता हूं। नेता दो ही स्थिति में माफी मांगता है, या तो वाकई वो इतना शर्मिंदा हो गया हो कि उसे ऐसा लगे आत्मग्लानि में कि वो माफी मांग ले तो बेहतर है। केजरीवाल जी को लगता है, हो सकता है कि आत्मग्लानि हो रही हो और उनके अंदर की अंतरात्मा कह रही हो कि माफी मांगनी चाहिए और इससे उनका बोझ हल्का हो जाएगा। दूसरा नेता तब माफी मांगता है जब कोई चारा नहीं रहता, जब कोई रास्ता ही नहीं है माफी के अलावा, और चुनाव से ठीक पहले माफी मांग लेना यह बताता है कि शायद ये दूसरा विकल्प उनके दिमाग में रहा होगा, क्योंकि अब माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल को अगर इस बात का दुख था कि वो सड़क ठीक नहीं कर पाए, यमुना साफ नहीं कर पाए, साफ पानी नहीं दे पाए, तो उन्हें कम से कम कुछ महीने पहले यह माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले वोटिंग से यह माफी मांगी है, इसलिए यह माफी पूरी तरीके से ईमानदार माफी नहीं लग रही है। केजरीवाल ने आज माफी तो मांग ली, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद वो फिर से मीडिया के सामने आए और उन्होंने इसके बाद पूरी कहानी को ही पलट दिया। माफी मांगने के बाद अब वो ये कह रहे हैं कि यमुना नदी के प्रदूषण के लिए वो नहीं बल्कि हरियाणा की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, और वो यानी बीजेपी की सरकार हरियाणा में वो यमुना नदी में जहर मिला रही है, इसलिए यमुना नदी गंदी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। आज केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का अंतिम घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है और दिल्ली के लोगों को 15 गारंटी दी है, वादे नहीं किए, गारंटी दी है, जिनमें एक गारंटी यह भी है कि वो दिल्ली में यूरोप जैसी सड़कें बना देंगे और दिल्ली की सड़कें देखकर आप पेरिस की सड़कों को भी भूल जाएंगे। हालांकि केजरीवाल ने यह वादा वर्ष 2015 में भी किया था और आज 2025 में भी दिल्ली की सड़कों का हाल बद से बदतर ही होता जा रहा है। अब आपको चीन की एक खबर दिखाते हैं जिसने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है, और चीन और अमेरिका के बीच में इस समय एक जबरदस्त प्रतियोगिता चल रही है जिसमें दोनों ही सुपर पावर बनना चाहते हैं, और अमेरिका अपने आप को जो सबसे शक्तिशाली देश कहता है दुनिया का, उस पदवी को चीन अब चुनौती दे रहा है। दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है और यह साइलेंट युद्ध जो है यह चीन की फैक्ट्रियों में और लैब्स में चल रहा है। भविष्य में वही देश सुपर पावर बनेगा जिसके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अपना AI सिस्टम होगा, सबसे ताकतवर सुरक्षा व्यवस्था होगी और सबसे बेहतरीन EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी होगी, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी होगी। और चाइना इन तीनों ही मोर्चों पर अमेरिका की बराबरी तक पहुंच चुका है। चाइनीज का जो उनका नया AI टूल आया है जिसका नाम है डीप सीक ने अमेरिका की चैट GPT, गूगल, जेमिनी और मेटा और अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है।
टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स डीप सीक के एआई मॉडल्स को अब तक का बेस्ट एआई टूल बता रहे हैं। और डीप सीक एआई की खासियत यह है कि यह आपके सवालों के जवाब बाकी के एआई टूल्स के मुकाबले ज्यादा सटीक और तेजी से देता है। डीप सीक एआई गणित, सॉफ्टवेयर कोडिंग और कई तरह के अन्य टास्क देने पर ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है। और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने डीप सीक और चैट जीपीटी प्रो से एक ही सवाल पूछा, जिसका दोनों ने अलग अलग जवाब दिया और दोनों ने क्या किया आपको दिखाते हैं। डीप सीक और चैट जीपीटी से कहा गया कि वो एक घूमता हुआ त्रिकोण बनाकर दिखाएं जिसके बीच में एक लाल बॉल हो। चैट जीपीटी ने एक ऐसा त्रिकोण बनाया जिसके बाहर बॉल चिपकी हुई थी और डीप सीक ने इस सवाल को सही तरह से समझकर जो दूसरा चित्र है, दूसरा जो डायग्राम है वो बनाया। देखिए दोनों में फर्क देखिए, एक ब्लैक में है और दूसरा व्हाइट में है। सवाल यह था कि एक ऐसा घूमता त्रिकोण बनाएं जिसमें एक लाल बॉल हो, यानी त्रिकोण के अंदर लाल बॉल होनी चाहिए। डीप सीक एआई ने त्रिकोण के अंदर ही इस बॉल को रखा, लेकिन चैट जीपीटी इसे नहीं समझ पाया। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों में भी डीप सीक चैट जीपीटी के मुकाबले 97% तक बेहतर है। और यही वजह है कि लाखों लोग इसके मोबाइल एप्लीकेशन को अब डाउनलोड कर चुके हैं दुनिया भर में। अपने लॉन्च के बाद से करीब 16 लाख लोगों ने डीप सीक मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है। ऐप स्टोर्स पर यह मोबाइल ऐप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, सिंगापुर, अमेरिका और ब्रिटेन में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। डीप सीक की समझने की शक्ति ही नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल से जुड़ा खर्च भी अमेरिकी कंपनियों के लिए चुनौती बन गया है। जिस एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अमेरिका हजारों करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है, वहां की कंपनियां उसे चीन ने 10 गुना कम दाम पर बना दिया। ओपन एआई ने अपने लेटेस्ट एआई मॉडल चैट जीपीटी 4 को डेवलप करने में 863 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं डीप सीक को मात्र 49 करोड़ रुपए में चीन में डेवलप कर लिया गया। सोचिए, कहां 863 करोड़ और कहां सिर्फ 49 करोड़। जब दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां हजारों करोड़ इन्वेस्ट करके इन एआई मॉडल्स को बनाती हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन भी महंगा होता है, क्योंकि उन्हें अपना पैसा वसूलना है। चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको 1726 रुपए प्रति महीने पर मिलेगा, लेकिन डीप सीक एआई इसी सब्सक्रिप्शन को आपको 5 रुपए से भी कम कीमत में पूरे वर्ष के लिए दे सकता है। इतना फर्क है दोनों में। एआई की रेस में चाइना ने अमेरिकी कंपनियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब अमेरिका की इज्जत दांव पर लगी है। आप याद कीजिए, अमेरिका के लिए 1960 और 70 के दशक में रशिया के साथ कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उस दौर में अमेरिका और रशिया के बीच हथियार बनाने और स्पेस में जाने की जंग छिड़ी हुई थी और उस वक्त भी अमेरिका की इज्जत दांव पर लगी थी। और आज इस एआई युग में भी अमेरिका की साख एक बार फिर से दांव पर लगी हुई है, लेकिन इस बार रशिया के हाथ नहीं बल्कि चाइना के हाथों। आने वाला समय उन्हीं देशों का होगा जिनके पास अपनी खुद की अलग टेक्नोलॉजी और खुद का एक सॉवरेन एआई होगा। खरीदी गई या उधार ली गई टेक्नोलॉजी से अब इसके बाद कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हर देश के लिए जरूरी होगा कि वो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करे, अपने एआई टूल्स वो डेवलप करे, क्योंकि अब दूसरे से उधार मांगे गए एआई टूल्स से आपका काम नहीं चलने वाला। जिस तरह से दूसरे देशों से हथियार खरीदने पर वो लोग स्पेयर पार्ट्स के लिए आश्रित हो जाते हैं, उसी तरह से अगर कोई देश दूसरे देशों के एआई को इस्तेमाल करेगा तो हमेशा से उन देशों पर हमेशा आश्रित रहेगा। अमेरिका ने अपना एआई बनाया, चीन ने अपना खुद का एआई बनाया। भारत के पास अभी तक अपना कोई एआई नहीं है, कोई एआई टूल नहीं है। भारत में अब तक इस बात की प्रतियोगिता होगी शायद कि इन दोनों देशों ने जो एआई टूल्स बनाए हैं उनका प्रयोग कैसा करना है। और बहुत सारे लोग तो मजाक में ये कह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में या महीनों में ही भारत के कोने कोने में आपको ऐसे नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो इन दोनों एआई मॉडल्स को इस्तेमाल करने के बारे में भारत के युवाओं को सिखाने लगेंगे। लेकिन हम अपना एआई मॉडल डेवलप नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भी चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। जिन ईवी कारों को लेकर अमेरिका की टेस्ला जैसी कंपनियां दुनिया भर में धाक जमाती हैं, उस सेगमेंट में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में 60% हिस्सेदारी चीन की हो गई है। वर्ष 2023 में चाइना ने 68 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे। चाइना 170 से ज्यादा देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस समय बेच रहा है। इस सेगमेंट का दूसरा बड़ा हिस्सेदार चाइना का प्रमुख प्रतिद्वंदी अमेरिका है और इसकी हिस्सेदारी 10% की है सिर्फ। 2023 में अमेरिका ने 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे।
आप देखिए चीन से कितने कम। भारत सरकार भी ईवी कारों को बढ़ावा दे रही है, इसलिए ईवी बनाने वाली कंपनियां भारतीय बाजार में आना चाहती हैं और इस रेस में चीन की एक कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स यानी BYD ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यह खबर आगे भी है, आज समय कम है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि चीन ने कैसे अमेरिका को पीछे छोड़ा। पहला, AI के मामले में चीन के टूल्स अमेरिका से बेहतर बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में चीन ने इस बाजार पर कब्जा कर लिया है। और तीसरा, हथियारों के मामले में चीन ने जो अपना नया लेटेस्ट एयरक्राफ्ट बनाया है वो अमेरिका के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा बेहतर माना जा रहा है। दुनिया बड़ी अजीब है, यहां मोमबत्ती जलाकर मरे हुए लोगों को याद किया जाता है और मोमबत्ती बुझाकर जीवित लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है।